गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़िए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पेज 83 ओपन करो। देखो, कल हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, और इसमें मैंने कई सारी चीज़ें ये बताई थी कि मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पी प्लांट पर, वो सारे कैरेक्टर्स जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड थे। इस वजह से उनमें लिंकेज की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसीलिए वहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो पूरी तरह से लागू हुआ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जो एलील्स हैं जो एक अलग अलग प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से अलग अलग के अपने कॉम्बिनेशन बनाएंगी, यानी कि असॉर्ट होंगी। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं एलील्स में पॉसिबल होगा जिनके आपस में कोई भी लिंकेज नहीं है ना, यानी कि जो अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं। तो एक तरह से मेंडल भाग्यशाली थे कि उन्होंने जिन कैरेक्टर्स को पी प्लांट में स्टडी किया वो सब अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। तभी तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने कि राउंड वाला जो सीड है वो ग्रीन भी बन गया और रिंकल्ड वाला जो है वो येलो भी बन गया। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने थे वहाँ पर लिंकेज के ना होने की वजह से, और वो इसलिए थी कि सारे जो कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए वो अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। अब बात आती है थॉमस हंट मॉर्गन की। E.H. मॉर्गन जिन्होंने डिस्कवरी की थी लिंकेज नाम के फिनोमेना की। लिंकेज का मतलब होता है कि दो एलील्स में मौजूद एक तरह का रिलेशनशिप जिसकी वजह से वो एक साथ ही अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है रिकॉम्बिनेशन के दौरान। क्योंकि तुम जानते हो कि जीन्स के नए सेट कब बनते हैं, प्रोफेज 1 में जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। उस दौरान जो जीन्स पास लोकेटेड होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ ही अगले उस सेल में या न्यूक्लियस में जाएंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पास हैं। क्योंकि जैसे सपोज करो कि अगर ए और बी जीन पास हैं और इनसे सी और डी जीन दूर हैं और ये एक क्रोमोसोम है, तो उस कंडीशन में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो एक साथ अगली जगह जा सकता है, क्योंकि कट यहाँ पर लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से सी और डी में भी लिंकेज होने का चांस है क्योंकि ये दोनों पास लोकेटेड हैं। तो जीन्स का में लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके बीच का जेनेटिक डिस्टेंस कितना है, जिसको इनकी जेनेटिक मैप यूनिट्स में पता लगाया जाता है। जीन्स के बीच का डिस्टेंस किस तरह से पता लगाया जाता है? जेनेटिक मैप यूनिट्स के द्वारा। और इसी जेनेटिक मैप यूनिट्स के द्वारा एक जेनेटिक मैप प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हमें ये बताता है कि जीन्स का एक दूसरे के रिलेशन में डिस्टेंस या लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर एक मैप टाइप का देखें, ए जीन यहाँ लोकेटेड है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो एक दूसरे के रिलेशन में तो ये डिस्टेंस या पोजीशन होती है, इसी को जेनेटिक मैप कहा जाता है। और जेनेटिक मैप हम कैसे पता लगाते हैं? सपोज अगर कोई हमें कहे कि ए और बी के बीच का जेनेटिक मैप यूनिट 1 है, ठीक है, सी और डी के बीच का जेनेटिक मैप यूनिट 1 है और बी और सी के बीच का जेनेटिक मैप यूनिट 3 है, ठीक है। और उसी तरह से कोई हमें कहेगी ए और डी के बीच का जेनेटिक मैप यूनिट 5 है, तो इस आंकड़े को लेकर हम जो बना सकते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं। तो जेनेटिक मैप यूनिट्स का मतलब होता है कि वो डिस्टेंसेस जो एलील्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि एलील्स के बीच की दूरी दिखाता है, और उस दूरी की वजह से क्या है, हम एक सीक्वेंस में मैप तैयार कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कोई अगर हमसे कहे कि बजरंगगढ़ से नवोदय विद्यालय की दूरी इतनी है, ठीक है, फिर नवोदय विद्यालय से हटी मील की दूरी इतनी है, फिर हटी मील से बुलनपुरा की दूरी इतनी है और बुलनपुरा से जयस्तंभ चौराहे की दूरी इतनी है। तो जब हमें ये सारी दूरियां मिल जाएंगी उसके बाद हम इनको एक सीधी रेखा में रख के इनको इनकी दूरी के हिसाब से जमा देंगे। इस तरह से इसको हम क्रोमोसोम मैपिंग भी कहते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग। यानी कि जीन्स के बीच की दूरी के हिसाब से उनको क्रोमोसोम पर जमाना।
उस समय ये पता लग जाता है कि कौन सी एलील यानी जीन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ये तो बात हुई लिंकेज की। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे यानी कि जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी ही कम लिंकेज होगी। वह ऐसे है कि सपोज करो कि अगर दो जीन्स पास पास लोकेटेड हैं, इसका मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग होगी लिंकेज, उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा लो। रिकॉम्बिनेशन लो इसीलिए होगा क्योंकि वो नए कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनमें तो लिंकेज है, तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे तो नए कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात रिकॉम्बिनेशन की है कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा वो जीन्स यानी नए कॉम्बिनेशन हमेशा वो जीन्स अच्छे बनाती हैं जो दूर दूर लोकेटेड होती हैं। जैसे कि ए और डी दूर दूर हैं तो एक दूसरे से इनका कोई लिंकेज नहीं है, तो किसी से भी कॉम्बिनेशन बना सकती है, यानी नए नए कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने ये देखा कि फ्रूट फ्लाई जो है जो जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ये फ्रूट फ्लाई के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ये दूसरे कैरेक्टर्स के साथ लिंक्ड होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एलील्स आपस में लिंक थी। फॉर एग्जांपल मेल कैरेक्टर के अंदर पर्टिकुलर आई कलर ही दिखेगा या पर्टिकुलर विंग शेप ही दिखेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है उसी पर लोकेटेड है वो वाली पर्टिकुलर जैसे आई कलर वाली जीन है। सपोज ये सेक्स क्रोमोसोम है उसका फ्रूट फ्लाई का, और इसी पर आई कलर वाली जीन भी लोकेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके जेंडर वाले जीन्स में और उसके आई कलर वाले जीन में क्या चीज़ है? लिंकेज है। इसीलिए उसमें हमेशा, और वो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं होती, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब वहाँ लिंकेज है। तो जो एलील्स पास पास मौजूद होंगी और एक ही क्रोमोसोम पर होंगी वहाँ पर लिंकेज होगा। अब देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो फिगर 5.11 फिगर में दो क्रॉस दिखाए हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी। इसमें देखो पहले वाले क्रॉस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है उसमें हमें दिखा है कि Y और W नाम के जो जीन हैं वो पास पास लोकेटेड है, येलो वाले में भी और ब्लू वाले में भी। येलो वाले को दिखाया फीमेल और ब्लू वाले को मेल। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे आगे चल के F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप्स कितने हैं? F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप्स कितने हैं? 98.7। और रिकॉम्बिनेंट्स है कितने हैं? 1.3। इससे क्या बात पता लगती है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास एलील्स का वही कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स के पास था। उसका रीज़न ये है कि वह एलील कैसे थे? पास पास लोकेटेड थे। जैसे Y और W पास पास लोकेटेड है, पास पास मौजूद हुए, उनमें लिंकेज हुई, तो इसीलिए सारे ऑफस्प्रिंग में भी उसी तरह का कैरेक्टर देखने में आया। यानी कि क्या बात है? इसमें लिंकेज है। दूसरा वाला एग्जांपल देखो क्रॉस बी। यहाँ पर W और M एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। और दूर दूर होने की वजह से क्या हुआ? अब F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप्स कितने हैं? 62%। 62.8% पेरेंटल टाइप्स। और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितने हैं? 37.3। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो दूसरा वाला क्रॉस था जिसमें पेरेंटल टाइप्स कम बने, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने। रिकॉम्बिनेंट तब ज़्यादा बनते हैं जबकि जीन्स में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, और रिकॉम्बिनेशन तब ज़्यादा होगा जब वो दूर दूर लोकेटेड होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो पास पास होंगी तब तो वो एक ही सेट के रूप में आगे ट्रांसफ़र होंगी, यानी लिंकेज होगी। ये बात समझने वाली है कि जीन्स में कितना रिकॉम्बिनेशन होता है, कितने पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, वो उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है।
अब देखो इस टॉपिक में और क्या क्या बचा है। पेज 83 देखो, पेज 83 पर Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked, यानी कि अब सेक्स लिंक्ड जीन्स की बात आ गई, वो जीन्स जो कि लोकेटेड हैं सेक्स क्रोमोसोम पर। द क्रॉसेज वर सिमिलर टू डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। अब ये जो कैरेक्टर हैं देखो कि किस कलर की बॉडी है या किस कलर की आइज़ हैं, वो सेक्स के साथ कैसे लिंक्ड है, उसको मॉर्गन ने स्टडी किया। एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, और इसी वजह से F2 में जो रेशो आई वो 9:3:3:1 नहीं आई, क्योंकि 9:3:3:1 रेशो आती है उस केस में जबकि एलीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, जैसे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था। लेकिन अब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगी, अब लिंकेज होगी, इस वजह से ये वाली रेशो नहीं आएगी। अब मॉर्गन ने देखो आगे क्या किया। मॉर्गन ने कहा कि जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सो क्विकली व्हेन टू जीन्स इन डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर, यानी कि उनमें लिंकेज थी। अच्छा, और देखो इसकी नीचे से 4th लाइन में देखो, his student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between alleles genes and mapped their position on chromosome. Today genetic maps are extensively used as a starting point. तो एल्फ्रेड स्टूटमेंट ने जो किया वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा। जैसे अगर कोई हमें ये कहे कि ए और बी के जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 80% है, और दूसरी बात बी और सी के बीच की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 20% है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी 80% है, बी और सी के बीच की रिकॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी 20% है। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना हुआ, और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में कम होगा, यानी कि बी के आसपास ही कहीं सी है, या तो यहाँ पर है या वो यहाँ पर है, क्योंकि इसका सिर्फ 20 है। यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता, ए और बी में रिकॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता 80 है, तो इसका मतलब वो दूर दूर होंगे, है ना, पास होंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल। इसी तरह से बी और सी में कम है तो ऐसे करेंगे। इस तरह से हम जेनेटिक मैप्स बनाते हैं। ये किया अल्फ्रेड स्टूटमेंट ने। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन नेक्स्ट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कौन से क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन होता है। जेंडर डिटरमाइनिंग एलील्स जो होती हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर होती है। जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं कि ह्यूमंस में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये टॉपिक हमने 10th में ही पढ़ा था। देखो मेल्स अगर हेटेरोगैमेटिक होते हैं, हेटेरोगैमेटी का मतलब है कि दो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनाने की एबिलिटी होना। ह्यूमन मेल्स में दो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनाने की एबिलिटी है, एक तो X क्रोमोसोम वाले और एक Y क्रोमोसोम वाले। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स में मेल हेटेरोगैमेटी है, यानी कि यहाँ पर क्या है, XY कॉम्बिनेशन मेल्स में होता है। फीमेल्स कैसी होती हैं, होमोगैमेटिक। फीमेल्स होती हैं होमोगैमेटिक, यानी कि इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। इसका मतलब सारे के सारे गैमीट्स भी एक जैसे होंगे, सब XX वाले होंगे। तो इसका मतलब ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है, XY टाइप का। देखो डायग्राम में दिखाया भी है फिगर 5.12 में कि डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है क्रोमोसोम से। फीमेल कैसी है XX और मेल कैसा है XY।
अब सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है इसके बारे में इन्होंने एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया है। अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का भी एक साथ देख लेते हैं। जैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्होंने दिखाया फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के केस में भी सेम कंसेप्ट है, मेल्स हेटेरोगेमेटिक होते हैं और फीमेल्स होमोगेमेटिक होती हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स और दूसरा एग्जाम्पल है फ्रूट फ्लाई। दो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद इसको कहते हैं XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद बात आती है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XO के केस में क्या होता है कि मेल हेटेरोगेमेटिक होता है और फीमेल होमोगेमेटिक होती है। लेकिन अब इसमें अंतर यह है कि फीमेल में कॉम्बिनेशन होता है XX और मेल में होता है XO। O का मतलब है कि इस पोजीशन पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, यानी कि मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रास हॉपर एंड अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के आते हैं XO के बाद ZW, ZZ एंड ZW। ZW टाइप। अब इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसमें क्या है कि फीमेल हेटेरोगेमेटिक होती है और मेल होमोगेमेटिक होता है। तो मेल का कॉम्बिनेशन कैसा होगा ZZ और फीमेल का होगा ZW। और इसका एग्जाम्पल है ये फाउल, यानी कि जिसको मुर्गी या मुर्गा भी कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसा कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, जो मेल बर्ड है उसका है ZZ और फीमेल का है ZW। अब इन क्रोमोसोम्स को जो लास्ट पोजीशन पर होते हैं इनमें वो एलील्स पाए जाते हैं जो कि जेंडर डिसाइड करते हैं, इसीलिए इन क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब इनके कॉम्बिनेशन तुम वैसे ही बना सकते हो जैसे कि ह्यूमन में बनाते हैं कि XY XX, इसके बाद एलील्स XY, इसके एलील्स XX, इसके बाद इनके क्रॉस, और फिर हम बना के देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बना XY XY XX XX। ठीक है, तो ये तो हुआ ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में। अब इंसेक्ट्स में कैसे बनाएंगे? इंसेक्ट्स में XO और XX। तो XO XX और फिर वैसी क्रॉस XX XX XO XO। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो गैमीट बनेगा ना इसमें लास्ट पोजीशन पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, इसीलिए इसको O करके लिखा है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी यही है कि आधे कैसे बनेंगे फीमेल्स, आधे बनेंगे मेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में दिखाया था। और जहाँ तक फाउल की बात है, फाउल में भी बस इतना है कि XY से क्या रिप्लेस हो गया, XY से रिप्लेस हो गया Z और W, और वहाँ पर डिसाइड जेंडर कौन करेगा, वहाँ पर डिसाइड करेगी फीमेल, ZZ और ZW, है ना। तो इसके क्या हो गए Z, इसके हो गए Z और W। तो अब कॉम्बिनेशन देखो ZZ ZW ZZ और ZW, यानी कि दो ZZ 50% ZZ और 50% ZW। तो इन प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है,
कल हम करेंगे म्यूटेशंस। थैंक यू।